यहाँ देखो हुआ ना देखो, ठीक है। चलो भैया शुरू करते हैं अपना अगला अध्याय। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा भैया? अगला अध्याय कौन सा, दूसरा कौन सा था? पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। तो वो अध्याय हो चुका है, दूसरा हम लोग शुरू करेंगे मानव जनन। और यहाँ पर आपको बता दें कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे भैया, इससे पहले कुछ जानते हो? कुछ नहीं पता है, जीरो। चलिए यहाँ पर हम सीखेंगे मानव जनन में। आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएंगे कि लैंगिक अंग क्या होते हैं। लैंगिक अंग, तो एक आप डालेंगे हेडिंग लैंगिक अंग, ठीक है? डालो हेडिंग भैया लैंगिक अंग। देखिए इस पार्ट से जो है क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो एक एक चीज़ देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। लैंगिक अंग की बात करेंगे और ये लैंगिक अंग जो है नर और मादा दोनों के लिए आपके लिए यहाँ पर आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो लैंगिक अंग की हम जब बात करेंगे तो आप देखेंगे नर और मादा दोनों की बात कर लेंगे। और नर और मादा में दो तरह के लैंगिक अंग आपको दिखाई देंगे, दो टाइप्स के होंगे भैया, दो तरह के लैंगिक अंग आपको दिखाई देंगे। देखिएगा इसमें आपके पास में एक होगा जो है प्राथमिक, कैसा होगा भैया? प्राथमिक। और दूसरा कैसा होगा? द्वितीयक। द्वितीयक या इसे कहेंगे सहायक। क्या कहेंगे? सहायक कहेंगे, सहायक। और ऐसे ही जब हम बात करेंगे मादा के लिए तो वहाँ पर भी आपको दो टाइप के जो है आपको लैंगिक अंग दिखाई देंगे। कौन कौन से भैया? प्राथमिक और दूसरा कैसा रहेगा? सहायक या द्वितीयक। सहायक या द्वितीयक। द्वितीयक यहाँ पे सही कर लीजिए, द्वितीयक। अब देखिए ध्यान से याद करना आपको पड़ेगा क्योंकि सवाल यहाँ से एक बार आ चुका है, कई बार सवाल देखे हैं। पूछेगा आपसे इनमें से कौन सा द्वितीयक लैंगिक अंग है, इनमें से कौन सा प्राथमिक लैंगिक अंग है। तो सवाल कैसे करेंगे देखिए, अगर हम नर की बात करें या पुरुष की बात कर लें, यहाँ पर नर की मतलब पुरुष की बात भी कर लेंगे साथ में। तो प्राथमिक इसमें क्या होता है भैया, पता है क्या होता है भैया? वृषण होता है। वृषण मतलब टेस्टिस। और यहाँ बताइए द्वितीयक में क्या आ जाएगा, बताइए? हाँ बिल्कुल सही। जैसे आपने कह दिया जो है कि शुक्र जनन नलिकाएं, शुक्र जनन नलिकाएं। और क्या हो जाएगा भैया? अब इसके अंतर्गत जो है इन नलिकाओं के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे बताइए? शुक्रवाहिनियाँ तो हो ही जाएंगी। इसमें आपके पास जो है रेटेड टेस्टिस आएगा, जो कि जैसे कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या कहते हैं भैया? वृषण जालिका। और क्या होता है? वासा डिफरेंसिया। और क्या होता है? वासा डिफरेंस, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे शिश्न, ठीक है? और इसके अंतर्गत जो हमने बताया आपसे, जैसे कि हमने कहा कि वृषण जालिका और एपिडिडाइमिस भी होता है, ठीक है? इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर आप समझेंगे कि प्राथमिक आपका हो जाएगा वृषण, और इसके बाद जो कुछ बचेगा वो सब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? हाँ, यहाँ पे इसको जरा चेक करिएगा, शुक्र वाहक नलिकाएं कहिएगा, क्योंकि बात क्या है कि जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं ना, वो कहाँ होती हैं? वो वृषण के अंदर होती हैं, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? वो प्राथमिक हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, हाँ ध्यान रखेंगे, ये प्राथमिक हो जाएगा। तो शुक्र वाहक नलिकाओं में आप जानते हैं कि वृषण जालिका हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? एपिडिडाइमिस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? कहाँ चला गया भैया? और क्या हो जाएगा? वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंस, हाँ। और शुक्राशय भी आ जाएगा। क्या जाएगा? शुक्राशय, हाँ। इसके अंतर्गत आप देखेंगे, आपको दिखा देते हैं, वृषण जालिका, वृषण जालिका हो जाएगा। और क्या आ जाएगा भैया? एपिडिडाइमिस, डी डाइमिस, एपिडिडाइमिस हो गया। और क्या हो जाएगा भैया? वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया हो गया। और वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है भैया? ये हो जाएंगे जो है पुरुष के लिए। और ऐसे यहाँ जाइएगा, एक साथ लिखेंगे, बाद में चेक कर लेंगे भी। यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा मादा में? प्राथमिक भैया बताइए? अंडाशय, बिल्कुल सही, अंडाशय हो जाएगा। और अंडाशय क्या बोलते हैं? ओवरी, ओवरी। इधर बताइए क्या हो जाएगा भैया? चलिए हाँ वहीं शुरू करते हैं। देखिए फाइलोपियन ट्यूब हो गया, फाइलोपियन ट्यूब हो गया, फाइलोपियन ट्यूब हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा?
गर्भाशय हो गया, और क्या हो जाएगा भैया, बोलिए, ग्रीवा, ठीक है ना। और ग्रीवा से संबंधित आगे आप देखते हैं यौन। तो ये सभी आपके लैंगिक अंग होते हैं जिसमें मादा और पुरुष के अलग अलग पार्ट्स आप देख सकते हैं। देखिए एक बार रिवाइज कर ले, फिर लिख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ आएंगे, पुरुष में बात करेंगे, प्राथमिक कैसा है, वृषण है, टेस्टिस से कहते हैं। द्वितीयक में क्या आ जाएगा, शुक्रवाहक, और क्या हो जाएगा, शिश्न हो जाएगा। ये नलिकाएं कैसे, वृषण नलिका हो गया, एपिडेमिस हो गया, और वासा फ्रेंसिया और वासा डिफरेंस हो गया। और मादा में आएंगे तो प्राथमिक क्या आ जाएगा, अंडाशय, और सहायक में क्या आ जाएगा भैया, फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, ठीक है। ये सारे पार्ट्स हो जाएंगे। एक बार जल्दी लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, जल्दी नोट करिए। यहाँ पे जो है आप शुक्राशय भी लिख सकते हैं चाहे तो, शुक्राशय कहाँ भैया, ये लिखा है शिश्न, पेनिस, ठीक है भैया, लिख गया, जल्दी लिखो भैया। हाँ बताओ। याद करना भी ज़रूरी है ना भैया। अब अगर आपके मतलब याद करने वाले ख़त्म हो जाए तो आप कैसे हो, मतलब ज़िंदा रहना बेकार है। तो कभी अनजान लोग, कभी जानकार लोग याद करते रहते हैं। चलिए हेडिंग बनाओ भैया, पुरुष जनन तंत्र। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, और यहाँ सवाल जो भी आएंगे उनकी बात करेंगे। चलिए सबसे पहला पॉइंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब हुआ कि जो है पुरुष में जो जनन अंग हैं उनकी बात करी जा रही है। यहाँ पर सिस्टम क्यों लिखा है, मतलब तंत्र क्यों है, क्योंकि पुरुष जनन तंत्र में कोई एक अंग शामिल नहीं होता, ठीक है भैया। हमने कहा कि इसमें आपको दिखाई देंगे प्राथमिक अंग, ठीक है ना, और द्वितीयक भी रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़, ये सभी अंग कहाँ स्थित हैं, श्रोणि मेखला के पास, ठीक है, तो श्रोणि पेल्विक रीजन में। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखो भैया, लिखिए, यहाँ लिख दे रहे हैं, लिखिए, पुरुष जनन अंग श्रोणि क्षेत्र में, श्रोणि क्षेत्र में पेल्विक रीजन में स्थित हैं, में स्थित हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। सभी जितने भी अंग हैं वो सब कहाँ हैं, पेल्विक रीजन में स्थित हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं श्रोणि क्षेत्र। यहाँ कमर के ये जो है इसे कहते हैं श्रोणि मेखला हड्डी है ना, इसे कहते हैं श्रोणि मेखला हड्डी, और यहीं पर पूरे आपके जो है ये अंग स्थित होते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। अगला, अगला लिखिए, पुरुष जनन तंत्र में, पुरुष जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण कितना होता भैया, एक जोड़ी वृषण होता है कि नहीं। और क्या होता भैया, एक जोड़ी सहायक नलिकाएं, एक जोड़ी सहायक नलिकाएं होती हैं, ठीक है भैया, तथा एक जोड़ी सहायक ग्रंथियां होती हैं, सहायक ग्रंथियां होती हैं। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि पुरुष जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण हो जाएगा, एक जोड़ी सहायक नलिकाएं हो जाएंगी, तथा एक जोड़ी सहायक ग्रंथियां होती हैं। इतने पार्ट्स आपको दिखाई देंगे, और बिल्कुल ध्यान यहाँ रखिएगा, वाइट बोर्ड पे समझते चलिएगा, और जहाँ दिक्कत तो पूछते रहिए, बाद में दिक्कत ना हो जिससे कि, ठीक है भैया। हाँ, ये बात हो गई। अब आगे बढ़ेंगे, और इसमें सबसे पहला डालेंगे पॉइंट वृषण।
क्या डालेंगे? ये लिख गया, जल्दी लिखो, ठाक से जल्दी लिखो। वृषण। सबसे पहले बात करेंगे हम वृषण की। लिख लिया है? जल्दी लिखो भैया। क्या है भैया, फेंको तो, ऐसा नहीं करो। लिख गया? यहाँ कोई दिक्कत? बोलो भैया। वृषण कितना होता है? सहायक नलिकाएँ कितनी होंगी? एक जोड़ी। ग्रंथियाँ कितनी होंगी? एक जोड़ी, ठीक है। हाँ, कुछ ग्रंथियाँ हैं जो सिंगल होती हैं, जैसे आपको दिखाएंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो है वो पूरी पेनिस को हर तरफ से घेरे होती है, ठीक है, वो अंत में होती है, उसको दिखाएंगे आपको। लेकिन आप देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड भी आपके संख्या में 2 होती है, तो उसको आगे हम कुछ समझाएंगे, दिखाएंगे। सबसे पहला हेडिंग बनाइएगा वृषण। सबसे पहला हेडिंग बनाइएगा वृषण। वृषण। टेस्टिस, ठीक है भैया, टेस्टिस की बात करेंगे और सबसे पहला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। पहले बताओ टेस्टिस किसको नहीं पता है? कहाँ होता है? पता है टेस्टिस क्या है? वृषण पता है? उदर गुहा के बाहर। कहाँ है भैया? हेलो अरफात, कहाँ होता है टेस्टिस? पता है? नहीं पता है? उदर गुहा के पास। पता है ना भैया? टेस्टिस पता है? देखिएगा, सबसे पहले पूछें कि ये कहाँ पर है, तो कहाँ होगा? ये उदर गुहा के पास होगा। तो पहला पॉइंट देखेंगे। क्या हुआ? कोई दिक्कत हो रही है क्या? आगे जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, दिक्कत हो रहा है तो। देखिएगा, वृषण उदर में बाहर की ओर एक थैली में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं भैया? थैली में स्थित होते हैं, ठीक है भैया। और इस थैली को क्या बोलते हैं? जिसे वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है भैया। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, पहला चीज़ तो ये कहाँ होते हैं? उदर में होते हैं, शरीर से बाहर होते हैं। और ये जिस जो है थैली में होता है उसका नाम क्या है? स्क्रोटम उसका नाम होता है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए जल्दी से। दूसरा पॉइंट देखेंगे। अच्छा, ये बताओ मानव शरीर का ताप कितना होता है भैया? कितना? 37 डिग्री होता है। और जो वृषण कोश का टेम्परेचर है वो मानव के जो सामान्य ताप है ना, कितना होता है? 37 डिग्री। उससे 2 से 2.5 डिग्री क्या होता है? कम होता है। क्यों भैया? बिल्कुल सही। हाँ, तो यहाँ पर उसी बात को लिखेंगे। स्क्रोटम में विशेष कोशिकाएं होती हैं। विशेष कोशिकाएं होती हैं जो वृषण के लिए ताप का नियमन करती हैं। ताप का नियमन करती हैं। वृषण का या वृषण कोश का ताप शरीर के ताप से 2 से 2.5 सेंटीग्रेड कम होता है। जो कि
शुक्राणु के उत्पादन के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है भैया, इस पॉइंट को जल्दी लिखिए। स्क्रोटम में विशेष कोशिकाएं होती हैं जो वृषण के ताप का नियमन करती हैं, और वृषण कोश का ताप शरीर के ताप से लगभग 2 से 2.5 सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है, जो कि शुक्राणु के उत्पादन के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है भैया, जहाँ दिक्कत तो बताइएगा। यहाँ पर हम सभी पॉइंट्स को नोट कर दे रहे हैं। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 पे आएंगे जल्दी से। लिख लिया? चलिए लिख लिया भैया, जल्दी लिखो। देखिए, आपसे पूछें कि जो है वृषण कितने होते हैं संख्या में? 2 होते हैं, और प्रत्येक वृषण में आप देखेंगे कि होती हैं क्या भैया, वृषण पालिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? हाँ, प्रत्येक वृषण में कितनी होती हैं भैया संख्या में? 250। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 वृषण पालिकाएं होती हैं। ठीक है भैया, होती हैं। अगला पॉइंट, और प्रत्येक वृषण पालिका में प्रत्येक जो है वृषण पालिका में 1 से 3 क्या होती हैं? कितना? 3 से 4 कहाँ? 1 से 3। क्यों भैया, क्या होती हैं? वृषण जालिकाएं होती हैं भैया, बिल्कुल सही। वृषण जालिकाएं होती हैं, बिल्कुल सही। ठीक है भैया, हाँ, 1 से 3 होती हैं वृषण जालिकाएं। एक एक पॉइंट को ध्यान समझेंगे, बस यही तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप समझ रहे हैं आपके, और पॉइंट में ही लिखिएगा। ये बेस्ट तरीका है लिखने का, समझने का, याद करने का भी। आप चीज़ों को पॉइंट में याद करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका। हाँ, अब बताइए क्या होगा इसमें भैया? बिल्कुल सही। आगे देखिए, हैं? हाँ, सब आपको डायग्राम में दिखाएंगे। अभी लिख लीजिए एक तरफ से पूरे, ठीक है ना, फिर डायग्राम बनाए, फिर आपको समझाते हैं। देखिएगा, वृषण पालिकाएं हैं, उसमें कोष बने होते हैं। ठीक है ना, कोष होते हैं। वृषण के अंदर कोष होते हैं, लगभग कितने होते हैं प्रत्येक में? 250 होते हैं। और उसके अंदर जो है ये जालिकाएँ हैं। ये जालिकाएँ एक्चुअली जो है ये नलिकाएँ होती हैं। क्या होती हैं? नलिकाएँ हैं। दिखाएंगे आपको डायग्राम में। अब आगे देखेंगे, प्रत्येक वृषण जालिका में 2 प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है। ठीक है भैया, देखिएगा क्या लिखा है, प्रत्येक वृषण जालिका में 2 प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है। अब ये कौन कौन सी देखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। नंबर 1, कौन कौन सी भैया होती है? नर जर्म कोशिकाएं, नर जर्म कोशिकाएं हो गई। और नंबर 2 कौन सा होगा? सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल हो गई आपको क्लियर। जल्दी लिखो, यहाँ से रिवाइज कराते हैं फिर से। लिख गया? चलिए समझिए एक बार फिर से,
सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा भैया, वृषण उदर में बाहर की ओर होगा। कहाँ होगा? एक थैली में, जिसे क्या कहेंगे? स्क्रोटम कहेंगे या वृषण कोश कहेंगे। आगे स्क्रोटम में विशेष कोशिकाएं होती हैं जो वृषण के ताप का क्या करेंगी? नियमन करेंगी। और वृषण कोश का ताप बॉडी की टेम्परेचर से कितना कम होता है? 2 से 2.5 सेंटीग्रेड क्या होता है? कम होता है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उतने ही टेम्परेचर पर आपका जो शुक्राणु वो बनेगा। ठीक है भैया। आगे प्रत्येक वृषण में लगभग 250, याद रखेंगे भैया कितना है? 250। ये 250 ध्यान रखेंगे। 250 क्या होती हैं? वृषण पालिकाएँ होती हैं। और आगे देखेंगे प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 क्या होती हैं? वृषण जालिकाएँ होती हैं। और आगे बढ़ेंगे तो प्रत्येक वृषण जालिका में 2 प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है। कौन कौन सी? नर जर्म कोशिकाएँ और कौन सी? सर्टोली कोशिका। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 6 लिखिएगा भैया, लिखिएगा नर जर्म कोशिकाओं या कोशिकाएं शुक्राणुओं का उत्पादन करती हैं। ठीक है भैया। जबकि सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। पोषण प्रदान करते हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आएगी नहीं है भैया? जल्दी से एक बार इसको लिख लिए, फिर इसको हम दिखाते हैं आपको, एक फ्लो चार्ट में दिखाते हैं। लिख लिया? जल्दी लिख लीजिएगा। देखिए ये पाठ आपको थोड़ा सा कठिन भले लगेगा, लेकिन आप ध्यान समझेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ एकदम से याद हो जाएगा। लिख लिया? चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं एक फ्लो चार्ट में। आपके पास में हमने बताया कि एक वृषण, ठीक है भैया। वृषण में आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा भैया? लगभग 250 क्या मिलेगा? वृषण पालिकाएँ। वृषण पालिकाएँ कितनी मिलेंगी? लगभग 250 होंगी। तो आपसे कहें कि जो है तो एक वृषण पालिका में जो है क्या मिलेगा भैया? अगर हम यहाँ संख्या में 1 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 1 से 3 वृषण जालिकाएँ मिलेंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हमें ये बताओ कि एक अगर आपके पास में क्या है हाँ बिल्कुल, तो हम कभी कभी आवाज़ नहीं निकलती है मेरे मुंह से, ठीक है कुछ ऐसे वर्ड हैं कि दिक्कत होता है मुझे बोलने में, तो कभी कभी निकलता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी भैया? बिल्कुल, नर जर्म कोशिकाएँ और क्या होंगी? सर्टोली कोशिकाएँ होंगी। बिल्कुल सही, सर्टोली कोशिकाएँ होंगी। ठीक है ना? इनसे क्या बनेगा भैया? इनसे बनेगा शुक्राणु, और ये क्या करेंगे? इसको पोषण देंगे। बस कहानी ख़त्म। यही बात आपने अभी तक लिखी, ठीक है ना भैया? और देखिएगा वृषण होते हैं कहाँ हैं? तो आप कहेंगे वृषण कोश में, वृषण कोश में होते हैं। और इसका काम है भैया, इसके टेम्परेचर को 2 से कितना, मतलब ये ताप का क्या करेगा? नियमन करेगा। और इसमें ये क्या काम करेगा? 2 से 2.5 डिग्री क्या करेगा? कम कर देगा। गलती से भी ये मत कहना कि जो है ये टेम्परेचर इतना होता है, इतना नहीं होता है, इतना जो है कम होता है। जैसे बॉडी का कितना हो जाएगा? 37 डिग्री, ठीक है? ये डिग्री एक्चुअली पीछे लगता है, कितना होता है?
तो यहाँ से आप घटा दीजिए कितना, 2 या फिर 2.5, तो कितना बचेगा? ये आपको कितना बचेगा भैया? 35 या फिर 36.5 या 34.5, अरे यार 34.5, ठीक है, इतना तो बचेगा। तो ये आपके पास जो है ये डेटा आपको मिल गया नहीं मिल गया भैया? ये आप जो है इसको समझ लीजिए, या तो ग्राफ बना लो इससे चाहो तो, उसके नीचे बस याद होना चाहिए, बस चाहे जैसे लिखो, ये ग्राफ ऐसे बना लो भैया जैसे बना हुआ है। जिनको लग रहा है कि याद है ना दिक्कत हो रहा है वो बड़ा जल्दी ग्राफ बना लें। लिख लिया? अब एक डालेगा पुरुष लिंग सहायक नलिकाएं, पुरुष लिंग सहायक नलिकाएं, जो आपने लिखा था वृषण जालिका, ठीक है भैया? ये जो है आपने बोल दिया, मुझे ध्यान में नहीं था, ये होना चाहिए था जो है शुक्र जनन नलिका, ठीक है? ये जालिका इसके बाद ये लास्ट में आती है, हमने इसको लिखा था सहायक में, ध्यान है आपको? शुरू में चेक करो, ध्यान दीजिए, कहाँ लिखा था? सहायक जो है इसमें अंग में लिखा था हमने इसको, और मैंने ध्यान नहीं दिया, आपने कहा कि जालिका तो मैंने लिखते चले गए, ठीक है? ये एक्चुअली होना क्या चाहिए था? शुक्र जनन नलिका होना चाहिए था। 1 से 3 क्या होती हैं? शुक्र जनन नलिका होती हैं। तो उसको यार चेक करो, सही करो एक बार जरा, उसको चेक करिए। जहाँ पे लिखा था वृषण जालिका, मिलेगा? उसे करिएगा जो है, इसको आप जो है हटा कर क्या लीजिएगा जो है शुक्र जनन नलिका, ठीक है? चलिए इसको चेक करिए जल्दी से। कभी कभी क्या होता है कि फ्लो में चीज़ें जो है उल्टा हो जाती है। मतलब शुरू में मैंने सही लिखवाया था, लेकिन मैंने पूछा तो किसी ने बताया कि शुक्र जो है जालिका, तो इसीलिए वो थोड़ा सा सही करो। हो गया सही? मिला कि नहीं मिला? शुक्र जनन नलिका करिएगा। जहाँ पे लिखा है वृषण जालिका, आपने लिखा है कि प्रत्येक टेस्टिस में 2 से 250 क्या होते हैं? हाँ, और प्रत्येक वृषण पालिका में क्या होता है? हाँ बिल्कुल, अब सही आया, शुक्र जनन नलिका होती है। हाँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सही कर लीजिए उसको जल्दी से, जल्दी उसको ठीक करिए। हाँ, उसको काट करके ये लिखो, इसकी जगह पे ये लिखना है आपको। तो ये 2 जगह पॉइंट होगा आपको, ठीक है? 2 या 3 जगह मिलेगा, जो हमने लिखाया था 3 जगह काटना पड़ेगा। मिला? 3 जगह होगा, 3 जगह मिल गया? चलो आगे देखते हैं। अब इसमें आ जाएंगे। चलिए इसमें लिखिएगा, देखिए पुरुष लिंग सहायक नलिकाएं, इसमें लिखिए पहला पॉइंट भैया, पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिका,
अब ये यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये क्या था, ये सहायक था, मतलब द्वितीयक था। ये मैंने शुरू में लिखवाया था, द्वितीयक में था ये। हाँ, पहला क्या जाएगा भैया, वृषण जालिका। सबसे पहले जो स्पर्म बनता है, जो शुक्राणु बनता है, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, बिल्कुल हाँ, इसी का पार्ट होता है एपिडाइमिस, जो कि आगे आपको दिखाएंगे। उसके बाद में शुक्रवाहक तथा शुक्राशय आते हैं। ठीक है भैया, ये आपके आते हैं। ये कंप्लीट डायग्राम नहीं है, कंप्लीट आप देख लीजिएगा, और ये हम आपको सिर्फ समझाएंगे। बन गया, जल्दी बनाओ ये फटाक से, फिर आगे बढ़ें जल्दी से। बन गया भैया, चलो देखिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी भैया, पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं की, या जो है नलिकाएं, ठीक है ना। देखिए ये क्या बना हुआ है भैया, ये क्या बना हुआ है, टेस्टिस यानी कि वृषण है। एक है कि दो ही, एक ही दो है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये सबसे बाहर की जो लेयर है इसे बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, ये स्क्रोटम है, और स्क्रोटम के अंदर ये जो है वृषण है, या कह सकते हैं कि इसके बाहर एक स्क्रोटम बना देते हैं हम। चलो ये बना दिया हमने, ठीक है। ये स्क्रोटम हो गया, कोई दिक्कत, ये स्क्रोटम हो गया। स्क्रोटम के अंदर हमारा क्या है, ये अंड रखा हुआ है, ठीक है। इस संख्या में 2 होता है अलग अलग, ये हमने यहाँ पर 1 बना दिया। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना भैया, ये क्या है भैया, ये है वृषण पालिकाएँ। कितनी हैं ये संख्या में, ये लगभग 250 हैं। एक वृषण में कितना है, 250 है। अब इन्हीं वृषण पालिकाओं के अंदर आपको मिलेगा क्या, शुक्र जनन नलिकाएँ। क्या मिलेंगी, शुक्र जनन नलिकाएँ मिलेंगी, और वो इसी के अंदर होंगी, और उसी में क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा, ठीक है भैया। वो बनने के बाद में सबसे पहले जहाँ जाएगा उसका नाम क्या है, वृषण जालिकाएँ, या कह सकते हैं कि सभी वृषण पालिकाएँ एक जगह पर संगठित होती हैं, जुड़ी होती हैं, मिली होती हैं, उसका नाम क्या है, वृषण जालिका, ठीक है भैया। तो सबसे पहले शुक्राणु कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा भैया, वृषण जालिका में जाएगा। वहाँ से फिर कहाँ जाएगा भैया, देखेंगे आगे आपका जाएगा अधिवृषण में। एक सेकंड, शुक्रवाहक में जाएगा, किस में आएगा, शुक्रवाहिका में जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको मिलेगा पार्ट। ये पूरा मिलने के बाद में आपका कहाँ जाएगा भैया, शुक्रवाहिका में जाएगा, और शुक्रवाहिका के बाद कहाँ जाएगा भैया, एपिडिडाइमिस में। सबसे लंबा जो पार्ट है वो जो है नलिकाओं का, वो एपिडिडाइमिस है। कौन है भैया, एपिडिडाइमिस है, और काफ़ी लंबा होता है ये। और ये इसलिए लंबा है, ये कुंडलित भी है, लंबा भी है। कैसा भैया, ये कुंडलित होता है। क्यों कुंडलित है ये, बिल्कुल सही, ताकि इसमें देर तक क्या रुक सकें, स्पर्म यहाँ पर देर तक रुक सकें, और वो मैच्योर हो पाएँ, मजबूत परिपक्व हो पाएँ। क्या हो पाएँ भैया, परिपक्व हो पाएँ। और अधिवृषण में शुक्राणु क्या होते हैं, परिपक्व करे जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। परिपक्व होने के बाद में आगे देखेंगे, यहाँ से शुक्रवाहक के जो है द्वारा ये आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर ये क्या है, शुक्रवाहक है, ठीक है भैया। शुक्रवाहक को क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंस। जब कभी वैसेक्टोमी होती है, मतलब कि हाँ नसबंदी जिसे कहते हैं, वैसेक्टोमी में इसी को काट करके यहाँ पे बांध दिया जाता है, ठीक है भैया। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसे कहते हैं शुक्राशय। क्या कहते हैं, शुक्राशय। तो स्पर्म जा करके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, जब वो परिपक्व हो जाएगा तब, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका जो है पुरुष लिंग सहायक नलिकाएँ। इसमें बस यही आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछता है कि सबसे पहले आपका जो है स्पर्म सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो कहाँ जाएगा, हाँ शुक्रवाहिका, फिर एपिडिडाइमिस, फिर आगे जाएगा शुक्रवाहक में, और फिर कहाँ जाएगा, शुक्राशय में इकट्ठा हो जाएगा। इसका जो है एक मार्ग है, ठीक है, याद रहेगा। आगे ये बना लिया है ना, हाँ ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं समझना है, बस यही समझना था। आगे देखेंगे, हेडिंग बनाएंगे पुरुष लिंग सहायक
नलिकाएं, सॉरी नलिकाएं तो हो चुका है, ग्रंथियाँ आ जाइए, ग्रंथियाँ, ग्रंथियों की बात कर लेंगे। ग्रंथियों की बात करेंगे और देखेंगे इसमें ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1, चलिए एक जोड़ा आपके पास होता है शुक्राशय। देखिए शुक्राशय कोई ग्रंथि नहीं है, एक होता है पूरस्थ ग्लैंड या प्रोस्टेट, और एक जोड़ी यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है भैया, ये जल्दी लिख लीजिए। इन ग्रंथियों का महत्वपूर्ण कार्य सेमिनल प्लाज्मा को तैयार करना होता है। तैयार करना होता है जो या लिख लेंगे जिसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा स्नेहन के लिए पदार्थ होते हैं। ठीक है भैया, इन ग्रंथियों का महत्वपूर्ण काम क्या होता है भैया? सेमिनल प्लाज्मा को तैयार करना होता है जिसमें फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और स्नेहन के लिए भी पदार्थ पाए जाते हैं। ये इसका मुख्य काम होता है। ठीक है, फ्रक्टोज क्या है भैया जानते हो? कौन शर्करा? फ्रक्टोज कौन शर्करा होती है? इसे कहते हैं फ्रूट शुगर। ठीक है भैया, या फल शर्करा। ठीक है, क्या कहते हैं? फल वाली शर्करा कहते हैं या फल शर्करा कहते हैं। ठीक है भैया, ये हो गया। हाँ, इस स्नेहन बता दें, अभी लिख दे रहे हैं। शुक्राणुओं के गमन के मार्ग को स्नेहन प्रदान करने में सहायक होता है। ठीक है भैया, जैसे जो स्पर्म होते हैं शुक्राणु, एक्चुअली वो क्या है? कोशिकाएं हैं। क्या है वो? कोशिकाएं हैं।
लेकिन कोशिकाएं अपने आप से गमन नहीं कर सकती, हालांकि कर सकती हैं, लेकिन गमन करने के लिए उन्हें एक माध्यम चाहिए। क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए। और वो माध्यम कौन करेगा भैया? प्रदान। देखिएगा, ये ग्रंथियाँ जो आप देख रहे हैं, इसमें आपके पास में एक प्रोस्टेट है, दूसरा क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये ग्रंथियाँ एक लिक्विड तरल पदार्थ को निकालती हैं, जिसमें आपके पास फ्रक्टोज होगा, कैल्शियम होगा और स्नेहन से संबंधित कुछ पदार्थ होंगे। स्नेहन का काम इतना होता है कि जो शुक्र नलिका है उसमें, और उसके साथ साथ जब मैथुन क्रिया होती है उस दौरान शुक्राणु का आगे जो गमन होगा ग्रीवा में, उसके लिए भी वो ज़रूरी होता है। ठीक है भैया, बात समझ में आई? तो शुक्राणु के आगे गमन के लिए, उसके मार्ग को स्नेहन देने के लिए ये पदार्थ महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ, वो शुक्राणु में बताएंगे। ठीक है ना, जो स्पर्म है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसे क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब उसको पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको बताएंगे। जल्दी से लिखिए, लिखो जल्दी से। हाँ, ये लिख गया। चलिए एक बार पूरा हम रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे और स्त्री जनन अंग के बारे में। लिख लिया है? पुरुष का ये खत्म हो चुका। चलिए एक बार भैया आप लोग मुझे बता दीजिए आपने क्या पढ़ा, तो हम समझ जाएं कि हाँ आपने याद कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड हम लोग लेकर चले हैं। पुरुष जनन तंत्र में क्या होता है भैया? एक जोड़ी टेस्टिस होता है। कितना होता है? एक जोड़ी टेस्टिस होता है। कहाँ होता है? उदर में होता है, श्रोणि क्षेत्र में होता है। ठीक है, और जो टेस्टिस है वो एक थैली के अंदर है, उसे क्या कहते हैं? वृषणकोश या स्क्रोटम कहते हैं। उसका टेम्परेचर कितना होता है? 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। क्लियर हुआ? प्रत्येक वृषण में कितनी पालिकाएं होती हैं? 250, लगभग 250 होती हैं। और प्रत्येक वृषण पालिका में कितनी शुक्र जन नलिका होती हैं? 1 से 3। और प्रत्येक शुक्र जन नलिका में क्या होता है? नर जन्म कोशिका और सटोली कोशिकाएं होती हैं। दोनों का काम क्या होता है भैया? पोषण कौन देगा? सटोली कोशिका क्या देगी? पोषण देगी। और नर जन्म कोशिका क्या करेगी? शुक्राणु का उत्पादन होगा, अर्धसूत्री विभाजन के बाद होगा। ठीक है, उसके बाद जब ये बन जाएगा स्पर्म, उसके बाद आप देखेंगे कि वो सबसे पहले कहाँ पर जाएगा? तो जाएगा वृषण जालिका में। ठीक है ना, उसके आगे की नलिकाएं आप देख चुके हैं, वहाँ जा करके फिर अंतिम में इकट्ठा कहाँ हो जाएगा? ये शुक्राशय में। इकट्ठा होने से पहले ग्रंथियों से, जिसमें पुरुष ग्रंथि और कौन सी है? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, दोनों से क्या निकलेगा? एक निकलेगा तरल पदार्थ, जिसमें क्या क्या होगा? फ्रक्टोज, कैल्शियम और स्नेहन के लिए पदार्थ होंगे। वो सब कहाँ मिल जाएंगे? शुक्र, हाँ बिल्कुल। और कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे? शुक्राशय में इकट्ठा हो जाएंगे। और उसके बाद में जब आवश्यकता होगी तब वो बाहर निकलेगा। ठीक है भैया, ये हो गया। हाँ हाँ, उसमें आएंगे। ठीक है, उसमें आएंगे। वो एक्चुअली रह गया ना डायग्राम में। हाँ, डायग्राम में उसको दिखाते, हम डायग्राम उसको बनाए ही नहीं अभी तक। ये डायग्राम इतना भद्दा बना हुआ है। चलो एक नोट डाल लो, नोट में लिखो पॉइंट। तो एक नोट डालिए, एक नोट में डाल लीजिए और नोट में चीज़ों को लिख लीजिए। वो पार्ट जो है छूट रहा था। एक नोट में हम चीज़ों को लिखा दे रहे हैं भैया। लिखिएगा, शुक्र जनन नलिकाओं के शुक्र जनन नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र या बाहरी अंतराली अवकाश या बाहरी क्षेत्र को लिखिए, बाहरी क्षेत्र को, बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहते हैं। ठीक है भैया, अब इस अंतराली अवकाश में क्या चीज़ें होंगी भैया?
अंतराली अवकाश कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, जिसमें अंतराली कोशिकाएं या लीडी कोशिकाएं होती हैं। लीडी कोशिकाएं होती हैं, क्या काम होता भैया इनका? इनका काम बताइए। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? हाँ भैया, कौन सा हार्मोन? LH कहाँ यहाँ आएगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजन। हाँ, इनका मुख्य कार्य हार्मोन्स का स्राव करना होता है। ठीक है भैया। अब कौन कौन से हार्मोन हैं? एंड्रोजन हार्मोन हो गया, और दूसरा कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। भाई दोनों हार्मोन्स का अपना अलग अलग काम है। ठीक है, यहाँ पे हार्मोन्स के कार्य नहीं लिखाए गए हैं, नहीं बताए गए किताब में, लेकिन आप भी जानिएगा जो एंड्रोजन हार्मोन है ये जो है शुक्राणुओं के उत्पादन को क्या करता है? नियमित करता है। बनना है कि नहीं बनना है, ठीक है ना भैया? इसको कौन करता है नियमित? ये करेगा, कौन करेगा भैया? एंड्रोजन हार्मोन करेगा। और दूसरी ओर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? आपके शरीर में जो भी पौरुष लक्षण हैं, जैसे दाढ़ी आना, ठीक है ना, और ये कंधे, या मान लीजिए कि जितने भी यौनारंभ के लक्षण होते हैं, उन सभी को कौन लेकर के आता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेकर के आता है। ठीक है भैया। अच्छा, ये हार्मोन जो है वृषण में तभी बनेंगे, ये वाला, जब यौनारंभ जो है शुरू होगा, या यही शुरू करता है। लेकिन ध्यान रहे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये इसी को खतरनाक हार्मोन बोलते हैं, भयानक हार्मोन। क्यों भैया? क्योंकि ये उग्र तरीके से आपके अंदर काम करता है। जैसे समझ लीजिएगा, जैसे एक आपने देखा होगा बैल और सांड में क्या अंतर होता है? पता है कुछ? बैल और सांड में क्या अंतर होता है? हाँ बताओ भैया, बताइए। बैल सांड में क्या अंतर है? कौन? सांड? और कोई अंतर है? सांड जो है खेत चरत है, और बैल जो है क्या करता है? खेत जोतता है। दोनों काम करता है। ठीक है। अब मुख्य अंतर क्या भाई बताओ? बैल की टेस्टोस्टेरोन जो होती है वो कटी होती है सर। हाँ हाँ, अच्छा, और डिटेल में जाओ भैया। सांड जो है जलन के काम आता है, और जो है बैल जो है कृषि काम आता है। बिल्कुल वही बात है। देखिए जो है, जो बैल होता है वो बांध होते हैं, मतलब स्टेराइल होते हैं, उनमें स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होता। क्यों भैया? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि शुरुआत में जब वो छोटे होते हैं, मतलब जब बछड़े होते हैं, तभी वहाँ पर इनमें अंडकोश जो होते हैं, उसमें जो अंड नलिका है, मतलब जो नलिका है ना, शुक्राशय या शुक्र नलिका है, वो बंद कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उसको काट देते हैं किसी कारण से। हाँ, शुक्र नलिका को। ठीक है। और जब ऐसा हो जाएगा तो जब शुक्राणु बनेंगे तो उनका जो है बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है भैया। अब उस दौरान क्या करते हैं? दो तरीके से होता है। एक तो ये है कि कभी कभी जो है अंड को ही बाहर निकाल लेते हैं, एक तरीका हुआ है। और एक तरीका ये है कि उनको जो है तोड़ देते हैं बिल्कुल, जिस नस से वहाँ पे ब्लड जा रहा है उसको, और जिस जो है नलिका से वहाँ से स्तंभ बाहर आ रहा है, वो बिल्कुल क्या हो जाती है? टूट जाती है। ठीक है ना। अब वहाँ से जो हार्मोन बनेगा, जो यहाँ पे हार्मोन बनेगा, कहाँ पर? वृषण में। वो अगर बाहर नहीं आ पाएगा, आपकी बॉडी में नहीं जा पाएगा, तो कैसे काम करेगा? नहीं करेगा ना भैया। तो यहाँ पर ये जो है
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है पूरे शरीर में नहीं आ पाता, ठीक है ना। और इसलिए जो है बैल बिल्कुल सीधे होते हैं, शांत होते हैं। और सांड कैसे होते हैं? सांड कैसे होते हैं? सांड मतलब जैसे नाम से स्पष्ट हुआ कि सांड हो, क्या बिल्कुल सांड जैसे, ठीक है। वो खतरनाक होते हैं, मतलब बिना मतलब के मार सकते हैं। तो ऐसे कुछ इंसान भी होते हैं जो बिना मतलब के मारते फिरते रहते हैं, उनमें ये ज़्यादा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उनकी भावनाएं कुछ ऐसी होती हैं, बिल्कुल उद्दंड होते हैं, वो खतरनाक टाइप के होते हैं, है कि नहीं। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बैल का एग्जाम्पल अच्छा है, इसमें ये जो है जो हार्मोन है ये वहाँ पे पूरी बॉडी में नहीं पहुँच पाता, ठीक है भैया। अच्छा, ये जो हार्मोन है, जैसे कि कोई व्यक्ति कमज़ोर है, दुबला पतला है, जैसे हम हैं जैसे, ठीक है, दुबला पतला जो है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो अलग से ये हार्मोन जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और ये हार्मोन इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है? हाँ, रेडीमेड मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसके टैबलेट्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये जब आप खाते हैं तो जो है ये उग्र तरीके से काम आपकी बॉडी में करना शुरू कर देता है। तो एक है कि आप जो बिल्कुल विकराल रूप धारण कर लेंगे, मतलब इतना विकराल भी नहीं। ये खाने के बाद क्या होगा? हैं? ये खाने के बाद अभी इतना ज़्यादा नहीं होता है क्वांटिटी में, वो धीरे धीरे आपको आए क्या हो विकास होगा। मतलब जैसे कि देखिए इसका काम क्या होता है, आपके शरीर को मजबूत करना, हष्ट पुष्ट करना, ठीक है भैया। आपके जो है बॉडी में जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या को बढ़ाना, मजबूती प्रदान करना, यही इसका काम होता है इसका। और जितने भी लक्षण हैं पुरुष वाले उनको विकसित करना, ठीक है। जैसे दाढ़ी नहीं आ रही किसी को तो क्या करेंगे, तो उसमें कौन सा हार्मोन कम है? ई हार्मोन कम होता है, ठीक है भैया। कोई जैसे कि सब इलाज क्या डाले हैं, सब इलाज हो चुका है, सब कुछ खा पी रहे हैं, लेकिन बॉडी में कुछ भी अब्जॉर्ब लग नहीं रहा है, तो हो सकता है कि हार्मोन्स क्या हो, कम हो। अगर ये हार्मोन कम है तो ये जो है आपकी बॉडी में जो भी कुछ आप खाओगे उससे आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ये एक उसमें से एक रीज़न ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने इसको चेक किया था सर्च करके, तो ये आपको ये रीज़न आपको दिखाई दे सकता है भैया, ये रीज़न, ठीक है ना। हाँ, ये हार्मोन्स बाहर से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और एंड्रोजन हार्मोन जो है ये बाहर से इस्तेमाल नहीं, प्राकृतिक नेचुरल बिल्कुल ये, ठीक है। चलो ये हो गया, ये छूट रहा था। इसके बारे में लिखा क्या, लिखा इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए भैया इसके बारे में, सम्मान में इसके। एंड्रोजन हार्मोन शुक्राणु के उत्पादन का नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में पौरुष लक्षणों को विकसित करता है। ठीक है भैया, जल्दी लिख लीजिए। लाइट चली गई, थोड़ा बहुत दिखा थी। कहाँ पर? तुमको तो दिखता होगा, इनको दिक्कत भले हो, दिक्कत हो देगा, बताओ। हटा दे बिल्कुल। हाँ, यहाँ का है देखा तो इमा बड़े अच्छे दिखाई दिखा। ऐसा ना करो भैया, जो है ऐसा ना करो, जो है, ठीक है। हाँ, हो गया। दिक्कत तो पीछे वालों को होना चाहिए, आप तो आगे बैठो और आ गया, जाओ इसे आ गया, जाओ। हाँ, तो फोटो आ जाएगा। अभी सब लोग आए कि फ़ोटो दिखा दियो सबका चेहरा, ठीक है। लिख लिया है? चलो भैया, अच्छी बात, लिख लिए हो तो।
अगला हेडिंग बनाइएगा, स्त्री जनन तंत्र। चलो, स्त्री जनन तंत्र में बताइए इसमें भैया, इसमें जो प्राथमिक जनन अंग है वो क्या है? अंडाशय। द्वितीयक में क्या आ जाएंगे? बाकी की जो बचेंगे द्वितीयक में आ जाएंगे। देखिए पहले, हाँ, गर्भाशय हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे, स्त्री में प्राथमिक जनन अंग अंडाशय होता है। क्या होता है भैया? अंडाशय होता है। स्त्री में प्राथमिक जनन अंग क्या होता है? अंडाशय। तथा द्वितीयक जनन अंग फैलोपियन ट्यूब और क्या होता है भैया? गर्भाशय हो गया, ग्रीवानाल हो गई, योनि हो गई, ठीक है भैया, आदि। ये लिख लीजिए, पहला पॉइंट हो गया, लिख गया, पहला पॉइंट नोट कर लिया। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। चलिए ये बताइए कि जो अंडाशय है वो कितने होते हैं संख्या में? कितने होते हैं भैया? 2 होते हैं। चलो पहले देख लीजिए डायग्राम, फिर आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम बहुत ही आसान बनाना होता है भैया, देखेंगे। चलो सिंपल बना देते बिल्कुल, और आप भी सीख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। चलिए ये क्या भैया? फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है? अंडाशय है। ये क्या है? ये है झल्लरी। क्या हो भैया? क्या परेशान हो रहे हो? परेशान मत होइए। ये भी, ये क्या हो जाएगा? इधर भी आपका हो जाएगा। ये क्या है? गर्भाशय और ग्रीवानाल। ये ग्रीवानाल, ठीक है भैया। यहाँ समझिए, ये जो है स्त्री का जनन तंत्र है और इसमें देख लीजिएगा 2 अंडाशय हैं। कितना है संख्या में? 2 अंडाशय हैं, 1 गर्भाशय है, 2 फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा और 2 यहाँ पे झल्लरी हो जाएंगी। फिम्बरी सब बताते हैं। अरे हंसो मत यार, हंसने की ज़रूरत है क्या? यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए। पहले तो आप लोग शांत हो जाओ भैया, गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है। कहा तुम बार बार खिसकाते हो यार, जो है तुम, क्या हुआ है? कोई दिक्कत हो रही है क्या?
वो हम यहाँ बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं। देखो यहाँ ध्यान से देखो, इधर देखिए, देखिए ये जो है स्त्री जननतंत्र है जिसमें 2 अंडाशय, 1 और 2, संख्या में कितना होता है अंडाशय? 2 होता है। एक गर्भाशय है। यहाँ तो जो झल्ली लगा हुआ देखिएगा पहले, इस अंडाशय में क्या निकलता है भैया? अंडाणु। अंडाशय से अंडाणु का होता है क्या? अंडोत्सर्ग होता है। क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। आप जानते हैं कि माहवारी एक शब्द आपने सुना होगा, सुना भैया? या उसे बोलते हैं मासिक चक्र, या इसे बोलते हैं रजोधर्म। क्या बोलते हैं? रजोधर्म, या संक्षेप में MC कहते हैं। ठीक है भैया? ये कुल कितने दिन का होता है? तो आप कहेंगे 28 से 29 दिन का एक चक्र होता है। आपको बताएंगे, आगे समझाएंगे। और इस चक्र के 14वें दिन, कौन से दिन भैया? 14वें दिन जो है, यहाँ पे अंडाशय से एक अंड का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है ना भैया? और जैसे ही वो अंड निकलेगा तो ये जो नलिका लगी हुई है इससे होते हुए जो है यहाँ पर पहुँचेगा, और जो यहाँ पे झल्लरी है ये उस अंड को पकड़ लेगा। ठीक है भैया? क्या काम है झल्लरी का? अंडाशय से उत्सर्जित अंड को कैच करना, पकड़ना। बात समझ में आई? और पकड़ करके ये सीधे जो है अपने अंदर इसको लेता है। और ये क्या है? ये है फैलोपियन ट्यूब। और इस जगह आपको क्या मिलेगा? एम्पुला मिलेगा। क्या मिलेगा? एम्पुला क्या बोलते हैं भैया? तुम्बिका कहेंगे। और यहीं पर आपको क्या मिलेगा? इस्थमस मिलेगा। क्या मिलेगा? इस्थमस मिलेगा। और इसी ये जो एम्पुला थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है, कैसा है? हल्का सा फूला हुआ भाग होता है एम्पुला। और एम्पुला में ही ये जब पहुंचता है, और अगर निषेचन होना होता है तो इसी एम्पुला पे हो जाता है, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर। ठीक है भैया? और स्पर्म जब भी पहुंच पाएंगे टाइमली, मतलब टाइम से, और यहाँ पर जब ये पहुँचेगा और इसी जगह पे आपका क्या हो जाएगा भैया? निषेचन हो जाएगा। निषेचन यहीं पर होगा है। और ये जो है निषेचन का स्थान है ये। और ये स्थान क्या होता है एक बार समझ लेंगे। ये स्थान होता है इस्थमस, एम्पुलरी संधि। इस्थमस एम्पुलरी संधि होती है। एक बार फिर समझिएगा, जो माहवारी है उसके जो है 14वें दिन क्या होता है भैया? अंडोत्सर्ग होगा। अंडाशय से अंड बाहर निकलेगा, और कौन कैच करेगा? झल्लरी कैच करेगी। और यहाँ पर पहुँचेगा कहाँ? एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन संधि पर पहुँचेगा। और यहीं पर अगर ये पहुँच गया शुक्राणु तो उससे क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आगे ये अंड जो है आगे आ जाएगा। कहाँ जाएगा? अंडाशय में आ जाएगा, सॉरी गर्भाशय में आ जाएगा। और गर्भाशय में आने के बाद में आप जानते हैं क्या नहीं हुआ है? नहीं हुआ निषेचन। तो अब इसे बाहर निकलना होगा। और जैसे यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा, और ये अंताभित्ति जो है गर्भाशय की, इसकी जो सेल है वो टूट जाएंगी। और टूटने के बाद में ब्लड निकलेगा, और ब्लड के साथ में पूरा ये अंड है ये बाहर निकल जाएगा। जिसे क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल फ्लो कहेंगे, या माहवारी जानते हैं आप, ब्लड की जो है ब्लीडिंग होता है उसी के साथ ही बाहर निकल जाएगा। ये देखिएगा, एक बार जो है अंड का उत्सर्जन होगा दाईं जो है अंडाशय से, एक बार होगा बाएं अंडाशय से। एक साथ दोनों से नहीं होता। देखिए ध्यान से, एक बार यहाँ से होगा, दोबारा कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। अगर किसी कारणवश से एक अंडाशय को बाहर निकाल दिया जाए, या कैंसर हो जाए, या ख़राब हो जाए, टूट फूट जाए, तो एक से भी आपका यहाँ प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है भैया? रहेंगे भैया। हाँ, वही जो विकास करे, सही है, सब कुछ अच्छा है। जल्दी इसको बना लो भैया, जल्दी। FIMBREI फेम्ब्री। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए, इसकी 3 लेयर्स को लिख लीजिए। यहाँ पर 3 लेयर्स होंगी। एक लेयर आपकी ये होगी, देखिए एक लेयर ये हो जाएगी, सेकेंड लेयर, और ये थर्ड लेयर। 3 लेयर्स होती हैं। तो 3 लेयर्स के नाम भी लिख लीजिए भैया।
लिखेगा ये क्या है, परिगर्भाशयी स्तर, ठीक है। और ये सेकंड लेयर क्या हो जाएगी, इसे कहेंगे मध्यपेशीय स्तर, बिल्कुल सही। और इसे क्या कहेंगे, इसे इधर लिख देते हैं, अंतः अस्तर। और अंतः अस्तर जो है होता है ग्रेन्युलर, ठीक है। इसमें जो है ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जल्दी से बना लीजिए। अंडाशय कितना होता है संख्या में, 2 होता है। हैं? अंतः जो अस्तर है ये होता है ग्रेन्युलर, कणिका में होता है, मतलब रफ होता है। बस समझ में आई? ये कैसा होता है, रफ होता है, खुरदरा होता है। बस समझ में आई? ये खुरदरा होता है, रफ देखो बना नहीं रफ जैसा, हाँ ये रफली होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब हमें ये बताइए कि अगले पॉइंट्स की बात करेंगे हम। यहाँ से अंडाशय हो चुका है, ये जो है अंडाशय क्या है भैया, प्राथमिक जननांग है। द्वितीयक जननांग में क्या आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, ग्रीवानाल, योनि। और यहाँ पर इसके सारे जो पार्ट्स आपके देखेंगे, आप किताब में देख लीजिएगा, इसके आगे के पार्ट्स आप नोट कर लीजिएगा वहाँ से। वो सभी अंडाशय को छोड़ करके बाकी जो भी पार्ट्स होंगे सब क्या कहलाएंगे, द्वितीयक कहलाएंगे। बात आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर आपसे पूछें कि ये जो अंडाशय हैं और अंडाशय में जो अंड कोशिकाएँ हैं वो संख्या में कितनी होती हैं, तो कितना बताओगे, कितना होता है जी भैया। अब बढ़ जाओ, तब तक बैठो, अभी बात करते हैं। जल्दी हो क्या, किस क्लास में पढ़ना है, 12th में। क्या नाम है आपका, कहाँ घर है आपका, बसौड़ी। तो कल आइए 4 से 6, चाहे जो पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री का 300 रुपये है सब्जेक्ट वाइज फीस है। 3 विषय के 700 रुपये फीस है और सिंगल विषय का 300 रुपये फीस है। 2 विषय का भी 600 है, ठीक है। तो लगा हुआ है बोर्ड देख लीजिए सामने, इसमें लगा हुआ है, लिखा हुआ सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो कल कौन सा विषय रहेगा हम लोग का भैया, कल केमिस्ट्री है ना। कल कहाँ है, यहाँ है ना, कल बुधवार है ना, तो कल आपका भौतिक रहेगा। तो एक दिन में एक ही विषय चलता है, ठीक है। एक दिन में एक विषय होता है, तो आपको हफ्ते में 3 दिन आना होगा। तो पर डे आपको हर विषय पढ़ना पड़ेगा, पर डे में आपको हर विषय पढ़ना होगा। तो आप फिजिक्स और मैथ, तो क्या नाम है, मतलब कि मैथ छोड़ दीजिए, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है आपको। देखिए 2 घंटे क्लास होती है रोज़। आओ यहाँ आ जाओ, बताओ भैया। देखिए 2 घंटे पर डे क्लास होती है, 4 से 6। अब इस शेड्यूल से हम लोग चलते हैं। देखिएगा आपको जो है एक सप्ताह में आपको जो कहाँ गया, यहाँ पर रसायन का 1 मिलेगा और सिर्फ 2 ही क्लास मिल पाएंगे। अब केमिस्ट्री पढ़ोगे सिर्फ 2 क्लास मिल पाएंगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे एक मिलेगी फिजिक्स, और फिजिक्स में 2 ही मिलेगी, ठीक है। 2 ही क्लास मिल पाएंगी। और आप जोड़ लीजिए एक महीने में कितना क्लास हो पाएगा, कितना हो पाएगा भैया, लगभग 7-8 क्लास हो पाएंगी। लेकिन 7-8 क्लास में एक महीने में आपके कितने पार्ट खत्म हो जाएंगे, लगभग 2 पार्ट खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं, 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। और हाँ ये यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं तो कहूँगा आप जो है रसायन पढ़िए और फिजिक्स पढ़िए। कि फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो क्या, तो दिक्कत क्या है, फिजिक्स पढ़ लीजिए ना, फिजिक्स पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप कल आइए फिजिक्स पढ़िए, देखिए, ठीक है ना। कल आइए 4 से 6। चलिए भैया यहाँ पर बात हो रही थी, ये हो गया, नोट कर लिया। चलो यार ये सब होता रहता है। और चाहे एक सब्जेक्ट पढ़ो चाहे 2 पढ़ो, अपने शेड्यूल से ही काम करेंगे हम।
अच्छा, आपके यहाँ पढ़ते हैं? अच्छा, चलो आगे भैया बढ़िए। हाँ, ये बताओ, हमने जो बताया आपसे कि जो है ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय मेल बता कि फीमेल बताओ भैया? फीमेल। ठीक है, तो फीमेल जो है जब लड़की जन्म लेती है, जन्म लेने से पहले ही अंडाशय बन जाता है, गर्भाशय बन जाता है, और अंडाशय के अंदर जो है प्राथमिक कोशिकाएं बन जाती हैं जिनसे, हाँ भैया, प्राथमिक कोशिकाएं बन जाती हैं जिनसे अंड बनेगा। ठीक है, जिससे क्या बनेगा? अंड का निर्माण होगा। तो वो कितनी बनती है संख्या में? लगभग कितना बनता है? 1 मिलियन कि 10 मिलियन? 1 मिलियन बनता है। डेटा गलत तो नहीं है? प्राथमिक अंड जो है, जननी कोशिका जो होती हैं, वो जो है जन्म लेने से पहले बन जाती हैं। कितना लगभग होता है वो? 1 मिलियन कि 10 मिलियन? पढ़े हो पहले? 1 मिलियन, 10 लाख। ठीक है, कितना बन जाता भैया? 10 लाख। इसे आप 10 लाख कहें चाहे 1 मिलियन कह लें, बात एक ही रहेगा। ठीक है भैया, ये जनन से पहले कहाँ बन जाती हैं? अंडाशय के अंदर बन जाती हैं। ठीक है, हाँ। और जब ये किशोरावस्था आती है तब कितना बचता है? किशोरावस्था का मतलब यह हुआ, हाँ, टीन एज की बात कर लेते हैं। मतलब ये कब है? जन्म से पहले ही, और जन्म लेने के बाद भी इतनी रहेंगी। धीरे धीरे जो है इसमें से कुछ कोशिकाएं जो है ख़त्म हो जाएंगी, निष्क्रिय हो जाएंगी, और निष्क्रिय होने के बाद कितना बचेंगे? 40 से 60 हज़ार बचेगा लगभग। कितना बचेगा भैया? 40 से 60 हज़ार बचेगा। 40 से 60 हज़ार बचेगा। ये कितना लिखा है? 60 हज़ार, इतना बचेगा। ठीक है, अब 40 से 60 हज़ार में भी कुछ कोशिकाएं और नष्ट होगी, और प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान एक साथ 1 से 2 या 3 अंड कोशिकाएं बाहर निकलेंगी, और उनका होगा क्या? अंडोत्सर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें जो है, अच्छा ये क्यों कह रहे हैं कि भैया एक साथ जो है एक या 2 या 3 निकल सकती हैं? हाँ हाँ, एक साथ जो है कभी देखा होगा आपने कि जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। एक साथ जो है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 या 5, 6 तक सुनने में आया। क्या सही है ना? 6 बच्चों तक सुनने में आया है कि एक साथ 6 बच्चे भी किसी जो है महिला ने जो है जन्म दिए थे, 6 बच्चों को भी जन्म दिया था। तो इस तरह से आप देखेंगे इस डेटा को, क्योंकि ये डेटा आपके लिए, हाँ भैया हर बार हंसना है। क्या कह रहे हैं? हर बार पे तो हंसना है। हंस लो भैया, हंसे जमाना तुम लोग के है, परेशान का हो। देखिए ये डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसको लिखा देंगे बाद में। क्या लिखे हो? लगे दिखाओ जरा से। हाँ बिल्कुल, हाँ आगे लिखो। लिखिए लिखिए, स्त्री में सभी जनन अंग, स्त्री में सभी जनन अंग लिख दे रहे हैं भैया। स्त्री में सभी जनन अंग, अगला पॉइंट है स्त्री में सभी जनन अंग श्रोणि क्षेत्र में स्थित होते हैं। स्थित होते हैं। ठीक है भैया, कहाँ होते हैं स्थित? श्रोणि क्षेत्र में स्थित होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। लिखेगा, लिखिए स्तन ग्रंथियाँ, लिखा देंगे, पहले इसको लिख लीजिए। लिखिए स्तन ग्रंथियाँ स्त्री में द्वितीयक लैंगिक अंग के अंतर्गत आती हैं। अंतर्गत
आती हैं। ठीक है भैया, स्तन ग्रंथियाँ जो है स्त्री में द्वितीयक लैंगिक अंग के अंतर्गत आती हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब अगले पॉइंट पे आ जाइए। हाँ, अब यहाँ पॉइंट नहीं, आप बनाएंगे हेडिंग और डालेंगे हेडिंग जो है अंडाशय, लिखिएगा अंडाशय, अंडाशय। अंडाशय प्राथमिक है कि द्वितीयक, बताओ भैया रफत अली, प्राथमिक है कि द्वितीयक? अंडाशय प्राथमिक है। पूछ रहे हो, बता रहे हो? अच्छा ठीक है, धन्यवाद। चलिए यहाँ लिखिए भैया, लिखिए यह स्त्री में प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। क्या है भैया, मज़ा ले रहे हो? हर बार तो हंसना। अरे तो तुम खुदे बोलत हो, अपने काम से काम रखो, जिसको हंसना हंसने दो भैया। या स्त्री में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा। हाँ, इस संख्या में कितना होता है? हाँ बिल्कुल सही, संख्या में 2 होते हैं, 2 होते हैं। संख्या में कितना होता है भैया? 2 होता है। ठीक है, हाँ अगले पॉइंट पर आएंगे, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। अगला पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 3, देखिए प्रत्येक अंडाशय से मासिक चक्र के 14वें दिन एक अंड का उत्सर्जन होता है, जिससे अंडोत्सर्ग ओव्यूल्यूशन कहते हैं। ठीक है भैया, जिसे ओव्यूल्यूशन कहते हैं। देखिए मासिक चक्र में जो है एक समय ऐसा भी होता है जिसे कहते हैं ओव्यूल्यूशन पीरियड। क्या बोलते हैं? ओव्यूल्यूशन पीरियड कहते हैं। उस समय क्या होता है भैया? 11 से या 10 से 17, ठीक है ना, और 10 से 17 ये आपका जो डेटा है। हालांकि इसके बीच में जो है गेपिंग जो दिख रही है ना, 11 से लेकर के 16 तक, इसके बीच की जो गेपिंग है, इसमें जो है अंड का क्या हो सकता है? ओव्यूल्यूशन हो सकता है। और ये जो है एक प्राकृतिक विधि है प्रेगनेंसी से बचने के लिए, कि मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच में मैथुन क्रिया से अगर बचें तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये बात आपको समझाएंगे आगे। ये हो गया। हाँ, एक अंड का उत्सर्जन होता है जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, पॉइंट नंबर 4 पे आइए। अंड के उत्सर्जन के बाद इसे झल्लरी के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। झल्लरी के द्वारा, हाँ भैया, अंड को, ठीक है ना। अंड या अंडाणु एक ही चीज़ है, ठीक है।
हाँ, झल्लरी के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट देखेंगे। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला तथा इस्थमस की संधि पर अंड के शुक्राणु से मिलने पर निषेचन हो जाता है। निषेचन हो जाता है, जिससे जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है। ठीक है भैया, देखो ये जो कहानी हमने आपसे यहाँ पर लिखा दिया है, यहाँ पर इसको एक बार हम फिर से आपको बताएंगे जब करवाएंगे निषेचन। ठीक है भैया, अभी यहाँ पर बात हमने करी थी जो है अंडाशय की, तो उसके बारे में ये बात हमने आपको यहाँ पर नोट करवा दिया है, लेकिन ये आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे जब करवाएंगे निषेचन। और जाइगोट बनेगा, जाइगोट से भ्रूण बनेगा, और फिर 1 कोशिकीय, फिर 2 कोशिकीय, फिर 4 कोशिकीय, फिर 8 कोशिकीय, फिर 16 कोशिकीय ब्लास्टोला बनेगा, फिर बनेगा मोरुला, और फिर देखेंगे क्या बनेगा, ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनेगी। फिर उसका क्या होगा जाएगा भैया, इम्प्लांटेशन होगा, है कि नहीं, और फिर उसका वृद्धि विकास होगा। पूरा चीज़ें आपका समझाएंगे, चिंता मत करिएगा। ये लिख लिया, बिल्कुल। आगे ओबम, ओबम को बोलते हैं अंड बोलते हैं। ठीक है, ओवरी से क्या निकला, ओवम निकला। अंड को बोलते हैं ओवा। है, अंडाशय के अंदर बनते हैं। ठीक है, कहाँ बनते हैं, अंडाशय के अंदर। देखो अंडाशय की जो पूरी प्रक्रिया एक बार समझ लीजिएगा, आपको समझा देते हैं। अभी अंडाशय के हम यहाँ पर डायग्राम बनाकर समझाएंगे आपको। थोड़ा सा डायग्राम उसका बड़ा बनेगा ना, समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हल्का आपको दिखा दें सिर्फ आज, बस हल्का दिखाएंगे, हल्का जूम करके दिखाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। चलो जूम कर दिया हमने। ये देखिए, ये अंडाशय है। यहाँ पे प्राथमिक कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, प्राथमिक कोशिकाएं होती हैं, और ये प्राथमिक कोशिकाओं से क्या बनेगा, ये अंडजननी कोशिकाएं हैं। क्या ये अंडजननी कोशिकाएं, जो कि संख्या में 1 मिलियन होती है। कितनी होती हैं, 1 मिलियन होती हैं। और इनसे क्या बनेगा भैया, इनसे बनेगा प्राथमिक कोशिकाएं, इनसे बनेगा द्वितीयक कोशिकाएं, यहाँ क्या बनेगा, तृतीयक बनेगा, और इन्हीं तृतीयक को क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल जब परिपक्व हो जाएगा, अगर देखिए तृतीयक कोशिका के परिपक्व होने के बाद में उसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, या ग्राफी पुटिका कहते हैं। और यही ग्राफियन फॉलिकल जो है आकर के मतलब इसका क्या हो जाएगा भैया, ये टूट जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, अंडाणु बाहर निकल जाएगा, और बचा हुआ पार्ट क्या बन जाएगा, कार्पस लूटियम। क्या बन जाएगा, कार्पस ल्यूटियम बन जाएगा। ये सवाल पूछा गया है। और यही कार्पस ल्यूटियम जो यहाँ बनेगा, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम कुछ हार्मोन्स का स्राव भी करता है। क्या करता है भैया, कुछ हार्मोन्स का भी स्राव करता है। यहाँ से ये पूरी प्रक्रिया बनेगी, और यहाँ पर देखेंगे एंट्रम भी रहेगा, खाली स्थान एंट्रम कहलाएगा। ये पूरी प्रक्रिया अंडाशय के अंदर होती है, एक चक्र है ये पूरा, ये पूरा चक्र रहता है। ठीक है, तो ये डिटेल में हम लोग समझेंगे अच्छे से बना करके डायग्राम, लेकिन यहाँ पर अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा, डायग्राम अच्छे से समझ नहीं आएगा। कौन सा पॉइंट लिखा भैया, कौन सा पॉइंट लिखा, जाइगोट बनता है, बिल्कुल। अंडाशय हो गया। लिख लीजिएगा अंडवाहिनी। थोड़ा सा 2 पॉइंट लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी लिख लीजिएगा, अंडवाहिनी। हाँ ये, हाँ इसमें 2 पॉइंट लिखना है, लिखिए अंडवाहिनी में लिखिएगा।
अंडवाहिनी में 1-2 पॉइंट लिख लीजिएगा। लिखिए, ये संख्या में 2 होती हैं, ये संख्या में 2 होती हैं। संख्या में कितना होता है भैया? ये संख्या में 2। संख्या में 2 होती हैं। अगला पॉइंट लिखिए, अंडवाहिनी में ही अंडवाहिनी में ही निषेचन होता है। निषेचन होता है। अंडवाहिनी में ही निषेचन होता है। ठीक है भैया, अंडवाहिनी में ही निषेचन होता है। ओके, लिख लिया है? एक पॉइंट डालिएगा, गर्भाशय। गर्भाशय संख्या में कितना होता है? ये 1 होता है, बिल्कुल। इतना गर्मी हो रहा है कि बिल्कुल दिमाग का क्या होते हैं उसको, दही हो रहा है। अरे वो पता नहीं, बहुत पुराना हो गया है। संख्या में 1 होता है। ठीक है, लिखो भैया, संख्या में 1 होता है। हो है तो बोल तो दे रहे हैं, लिखो। तुम्हें लिखने में दिक्कत क्या हो रहा है? लिखिएगा, उल्टी रखी गई नाशपाती के आकार का होता है। उल्टी रखी गई नाशपाती के आकार का होता है। और इसके 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? बताओ भैया। हाँ, परिगर्भाशयी स्तर, और अगला क्या है? मध्य पेशी स्तर, और तीसरा क्या है? अंतः स्तर। ठीक है भैया, अंतः स्तर। देखिए, सबसे बाहर का स्तर ये है परिगर्भाशयी स्तर, मध्य स्तर है और अंतः स्तर। जो अंतः स्तर है इसी की जो कोशिकाएं हैं यही टूटती हैं और इन्हीं से ब्लड का फ्लो होता है। ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे। निषेचन के पश्चात भ्रूण का इम्प्लांटेशन, मतलब क्या? इम्प्लांटेशन मतलब क्या? अंतरोपण। ठीक है भैया। हाँ, भ्रूण का अंतरोपण गर्भाशय की कौन से स्तर में होगा? अंतः स्तर में होता है। ठीक है भैया। तो गर्भाशय से संबंधित ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे। ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए। तो आज मुझे लगता है कि काफ़ी गर्मी हुई है और मुझे पसीना हो गया है, बिल्कुल तर हो गए पसीना से। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिख लीजिए। और ये पॉइंट्स जो है यहाँ पर अंतिम पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, लिख लिया?